वार्म वेलकम टू लॉ प्रेप जुडिशरी। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं, अभी काफी सारे एग्जाम चले, सीआरपीसी आ रही है, तो सीआरपीसी का एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन हम डिस्कस करने वाले हैं बेल के बारे में। बेल से रिलेटेड जितने भी प्रोविजन सीआरपीसी में है वो, और प्लस साथ में हम डिस्कस करेंगे बेल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट जजमेंट्स। सारे जजमेंट नहीं होंगे, लेकिन लैंडमार्क जजमेंट जो बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है जिसमें गाइडलाइंस और इश्यू हुई है वो डिस्कस करेंगे हम आज के वीडियो में। तो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहला थिंग तो ये है कि व्हाट इज बेल। अब जमानत या बेल किसको बोलोगे, तो सीआरपीसी में एज सच बेल को डिफाइन नहीं किया है, लेकिन ऑफेंसेज को डिफाइन किया है। कैसे कि बेल के हिसाब से ऑफेंसेस टू टाइप के हो सकते हैं, बेलेबल और नॉन बेलेबल, जमानतीय और अजमानतीय। क्या डेफिनेशन है, तो डेफिनेशन ये है कि बेलेबल ऑफेंस आप उसको बोलोगे विच हैज बीन सोन एज बेलेबल इन फर्स्ट शेड्यूल और एनी अदर लॉ टाइमिंग इन फोर्स, और नॉन बेलेबल अदर ऑफेंस। जमानती अपराध वो जिसको प्रथम अनुसूची में या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में जमानती के रूप में दिखाया गया है, और नॉन बेलेबल वो जिसमें दूसरा ऑफेंस आएगा। लेकिन बेलेबल और नॉन बेलेबल में अगर हम बेसिक डिफरेंस की बात करें कि दिस इज बेलेबल ऑफेंस एंड दिस इज नॉन बेलेबल ऑफेंस, दोनों में जो डिफरेंस है, बेलेबल में जो हम बेल क्लेम कर सकते हैं वो एज ऑफ राइट कर सकते हैं, मतलब साधिकार पूर्वक हम जमानत मांग सकते हैं, और नॉन बेलेबल में इट इज होनली डिपेंड अपॉन डिस्क्रिशन ऑफ कोर्ट, ये पूरी तरह से डिपेंड करता है न्यायालय के विवेक पे। तो ये डिफरेंस है आपका। और बाकी जो है बेल की डेफिनेशन नहीं है, लेकिन अगर हम बेल की एक बहुत छोटी डेफिनेशन देखें तो बेल का जो कॉन्सेप्ट है वो दो दो रूल्स है, उनके कॉन्फ्लिक्टिंग रूल्स जो है, जो एक दूसरे के अपोजिट जाते हैं, उनका बैलेंस है। कैसे आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन आपको फंडामेंटल राइट देता है, 21 आपको बोलता है कि फंडामेंटल राइट है हर पर्सन का लिबर्टी का, एक्यूज का राइट है लिबर्टी का, उसका स्वतंत्रता का अधिकार है। और दूसरा जो क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस की प्रिजम्पशन है, प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस, निर्दोषिता की अवधारणा, तो वो एक्यूज को बोलती है कि अनलेस एंड अनटिल हिज गिल्ट इज प्रूव्ड ही इज टू बी ट्रीटेड एज एन इनोसेंट पर्सन। तो जब तक उसकी दोषिता साबित नहीं हो जाती, आपको उसको ट्रीट करना है इनोसेंट पर्सन। और दूसरी तरफ हमको इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस सोसाइटी को बचाना है। किससे बचाना है? सोसाइटी को ऐसे खतरनाक ऑफेंडर से बचाना है जो सोसाइटी के लिए हार्मफुल है। तो बेसिकली दो सिद्धांत है आपके, लिबर्टी ऑफ एक्यूज और प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस इन फेवर ऑफ एक्यूज, दिस इज इन फेवर ऑफ एक्यूज। और सेकंड साइड में है इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस या फिर इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी। दोनों का जो ब्लेंड है, दोनों का जो मिक्सचर है, दोनों का जो बैलेंस करने का काम है, वही बेल का प्रोविजन है। तो बेल की जो डेफिनेशन है, अगर बहुत शॉर्ट डेफिनेशन आप देखो तो इट इज सिक्योरिटी फॉर अपीयरेंस, उपस्थिति के लिए प्रतिभूति। एक दो केसेस में बेल की डेफिनेशन दी है, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट, सिक्योरिटी फॉर अपीयरेंस ऑफ द एक्यूज पर्सन गिविंग विच ही इज रिलीज पेंडिंग ट्रायल और इन्वेस्टिगेशन। ट्रायल और इन्वेस्टिगेशन जब पेंडिंग है उस टाइम अगर एक्यूज सिक्योरिटी दे देगा तो आप उसको रिलीज कर दोगे। एक और डेफिनेशन है, प्रोक्योर द रिलीज ऑफ ए पर्सन फ्रॉम लीगल कस्टडी बाय अंडरटेकिंग दैट ही शैल अपीयर एट द टाइम एंड प्लेस डेजिग्नेटेड एंड सबमिट हिम टू जुडिक्शन एंड जजमेंट ऑफ कोर्ट। आपने विधिक अभिरक्षा से लीगल कस्टडी से उसको रिलीज किया है, किस कंडीशन पे? कि जब ट्रायल में कोर्ट उसको बुलाएगा, इन्वेस्टिगेशन में बुलाएंगे, और जजमेंट में जब उसको सेंटेंस के लिए, उसको दंड के लिए बुलाएंगे, तब वो कोर्ट में क्या होगा? अपीयर होगा। ये है इसकी डेफिनेशन। ठीक है, उसके बाद अब हम देखते हैं कि पूरी सीआरपीसी में बेल के प्रोविजन कहाँ पे है। वैसे आपको पता है कि हमारे पास चैप्टर 33 है, 436 टू 450, लेकिन उसके अलावा भी कुछ बेल के टाइप्स है सीआरपीसी में। तो अगर हम इसको क्लासिफाई करें, क्योंकि प्रीलिम्स में बहुत बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें हमको लगता है कि हमको सब कुछ याद है, लेकिन फिर भी क्वेश्चंस रॉन्ग हो रहे हैं, ऐसा क्यों होता है? तो बेल में सीआरपीसी में अगर आप देखो कौन कौन सी बेलें है, तो फर्स्ट बेल है बेल इन बेलेबल ऑफेंस, जमानती अपराधों में जमानत। ये है आपकी सेक्शन 436। और जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला कि बेलेबल ऑफेंस में हम एज ऑफ राइट बेल क्लेम कर सकते हैं, अधिकार पूर्वक जमानत की मांग कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है 436 में जनरली बेल मिलेगी, सिर्फ एक कंडीशन हो सकती है जो 436 का 2 बोलता है कि अगर एक बार किसी पर्सन को कंडीशनल बेल मिली है और सब्सिक्वेंटली वो उस कंडीशंस की कंप्लायंस नहीं करता है, तो फिर वापस नेक्स्ट टाइम बेलेबल ऑफेंस में भी कोर्ट उसको मना कर सकता है। तो बेलेबल ऑफेंस में बेल, पहला जमानती अपराधों में जमानत, दूसरा है हमारा इंटरिम बेल, अंतरिम जमानत। इंटरिम बेल जो है सीआरपीसी में कहीं डिफाइंड नहीं है, लेकिन फाइनल बेल ग्रांट करने से पहले जनरली एंटीसिपेटरी बेल में 438 में इसका नाम आता है
कि फाइनल बेल ग्रांट करने से पहले कोर्ट जो बेल देगा उसको बोलेंगे अंतरिम या इंटरिम बेल। तीसरी बेल आ जाती है हमारी इन नॉन बेलेबल ऑफेंसेज, गैर जमानती अपराधों में जमानत। ये है सेक्शन 437, काफी बड़ी सेक्शन है और कुछ स्टूडेंट्स को उसको लर्न करने में भी प्रॉब्लम होती है। लेकिन नॉन बेलेबल ऑफेंसेज में बेल नहीं मिलेगी ऐसा नहीं है, बेल देना और नहीं देना कोर्ट का डिस्क्रिप्शन है। कब कोर्ट बेल ग्रांट करेगा, कब कोर्ट बेल ग्रांट नहीं करेगा, इससे रिलेटेड कुछ केसेस हम इसी वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। आप वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको बहुत सारे केस लॉज भी मिलेंगे जो आपको काफी एग्जाम्स में भी आ रखे हैं और आपको हेल्प करेंगे काफी वे से। उसके बाद तो नॉन बेलेबल ऑफेंस में बेल, उसके बाद फोर्थ कैटेगरी आ जाती है हमारे पास एंटीसिपेटरी बेल या अग्रिम जमानत, जो है 438 में। अगर मुझे लगता है कि किसी नॉन बेलेबल ऑफेंस में मेरे को अरेस्ट किया जा सकता है या पॉसिबिलिटी है कि कोई केस चल रहा है उसमें मुझे अरेस्ट किया जा सकता है, तो बिफोर अरेस्ट होने से पहले अगर मैं कोर्ट में बेल एप्लीकेशन लगाऊं, इसकी पावर है हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट को। 438 में जो एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट करने की पावर है वो है हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट को। तो अरेस्ट होने से पहले जिस बेल का प्रोविजन है वो है हमारी एंटीसिपेटरी बेल, ठीक है। 438 इससे रिलेटेड भी कुछ केसेस हम इसके बाद में डिस्कस करेंगे। उसके बाद आती है हमारी मैंडेटरी बेल। इसको बोलते हैं, दो नाम हो सकते हैं, अनिवार्य जमानत या आज्ञापक जमानत। मतलब कुछ केसेस जैसे है, इसी में आगे डिस्कस करेंगे कि पूरी सीआरपीसी में कुछ कुछ प्रोविजंस ऐसे हैं जहां पर आपको बेल देनी पड़ेगी। आप बेल देने से मना कर ही नहीं सकते, आपको बेल ग्रांट करनी पड़ेगी, इसीलिए इसका नाम है मैंडेटरी बेल। मतलब बेल देनी पड़ेगी, बेल मिलेगी मिलेगी। फिर आगे बात बेल इन अपील। अपील में बेल का काम प्रोविजन है, तो सेक्शन 389 जब हम पढ़ते हैं, 389 की सेक्शन सब सेक्शन 1 और 3 दोनों बात करती है बेल के बारे में। एक वर्ड आता है हमारा सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस। सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस का मतलब है दंडादेश का निलंबन। दंडादेश का निलंबन मतलब जब अपीलेट कोर्ट में अपील लगी, उसके बाद अगर एक्यूज बोलता है कि कोर्ट को कि जब तक आप अपील डिसाइड करो तब तक मुझे आई बी रिलीज ऑन बेल, मुझे बेल पे छोड़ दिया जाए, तो 389 के 1 में बेल की एप्लीकेशन लगती है अपीलेट कोर्ट के सामने, और 389 के 3 में सब्जेक्ट टू कुछ कंडीशंस के साथ में एप्लीकेशन लगती है ओरिजिनल कोर्ट में, जिस कोर्ट ने सेंटेंस पास किया था उस कोर्ट में, कि मेरे को अपील फाइल करनी है, जब तक मैं अपील फाइल करूं तब तक प्लीज आप मुझे क्या ग्रांट कर दो, बेल। तो अपील में भी बेल का प्रोविजन है 389 के 1 और 3 में। फिर आती बात हमारी रेफरेंस निर्देश। रेफरेंस की प्रोविजन है 395 में। 395 में भी अगर आपने पढ़ा है तो आपको पता होगा कि अगर कोई इंफीरियर कोर्ट है जिसके सामने कोई केस पेंडिंग है, जिसमें कोई एक्ट, ऑर्डिनेंस और रेगुलेशन, अधिनियम, अध्यादेश या विनियम के बारे में कोई क्वेश्चन है और उसको लगता है इस मैटर को हाई कोर्ट से सॉल्व करवाना चाहिए, तो वो उस मैटर को रेफर कर सकता है हाई कोर्ट को। और जब आपने मैटर को निर्देशित किया है, रेफर किया है, तब एक्यूज क्या क्या करे, तो एक्यूज को जेल दे सकते हो या एक्यूज को बेल दे सकते हो। तो एक बेल का प्रोविजन 395 में भी है। और लास्ट बेल का प्रोविजन है 397 में, ये है हमारा रिवीजन। रिवीजन मतलब पुनरीक्षण में भी बेल का प्रोविजन है कि रिवीजन में भी 397 में भी हम एज एन एक्यूज क्या क्लेम कर सकते हैं, बेल क्लेम कर सकते हैं। ये बेसिकली कुछ टाइप्स है सीआरपीसी में बेल के, बेलेबल ऑफेंसेस में, नॉन बेलेबल ऑफेंस में इंटरिम बेल, एंटीसिपेटरी बेल, मैंडेटरी बेल, आज्ञापक जमानत, अपील में भी बेल है, रेफरेंस में भी बेल है और रिवीजन में भी बेल है। जो चैप्टर 33 है उसके अलावा ये कुछ प्रोविजंस है। अब उसके बाद अभी हम डिस्कस करते हैं, मैंने आपको बोला कि मैंडेटरी बेल के भी कुछ प्रोविजंस है। यहाँ पे आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि इनमें से कब आपको बेल मिलेगी मिलेगी। तो मैंडेटरी बेल, आज्ञापक जमानत, अलग से कोई प्रोविजन नहीं है, जो सेक्शंस में जो प्रोविजन है उसी में प्रोविजन है कि कहाँ पे आपको बेल मिली जाएगी। सबसे पहला, वेयर द अरेस्टी इज नॉट एक्यूज ऑफ ए नॉन बेलेबल ऑफेंस। नॉन बेलेबल ऑफेंस का मतलब अगर उसने बेलेबल ऑफेंस किया है 436 में, क्योंकि बेलेबल ऑफेंस में बेल कैसे मिलेगी, एज ऑफ राइट, जमानती अपराधों में जमानत अधिकार पूर्वक मिलेगी, तो बेलेबल ऑफेंस में बेल मिली जाएगी, ये मैंडेटरी बेल है। दूसरा, वेयर द इन्वेस्टिगेशन इज नॉट कंप्लीटेड विद इन द टाइम प्रेस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन 167(2) का जो प्रोविजो है, इसको हम डिफॉल्ट बेल भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, डिफॉल्ट बेल भी बोलते हैं। आपको पता होगा 167 में 60 और 90 डेज जितने भी दिन है, अगर उसमें इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं होता है और एक्यूज बेल मांगता है या बेल देने के लिए रेडी है, तो ही शैल बी रिलीज्ड ऑन बेल, वो बेल पे छोड़ दिया जाएगा। डिफॉल्ट बेल से रिलेटेड भी कुछ कुछ केसेस हम अभी डिस्कस करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आया हमारा वेयर नो रीजनेबल ग्राउंड एग्जिस्ट टू बिलीविंग दैट एक्यूज इज गिल्टी ऑफ
नॉन बेलेबल ऑफेंस, जहाँ पे ये विश्वास करने का कोई उचित आधार नहीं है कि एक्यूज ने नॉन बेलेबल ऑफेंस किया है। ये किस सेक्शन की रेफर कर रहा है, ये 437(2) की बात कर रहा है कि जहाँ पे एक्यूज को क्या मिल जाएगी, बेल मिल जाएगी। अगर आप बेल के प्रोविजन ऐसे पढ़ोगे, आपका बेल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होगा। नेक्स्ट है हमारा वेयर ट्रायल बिफोर मजिस्ट्रेट नॉट कंक्लूडेड विद इन 60 डेज। 437 की 6 बोलती है कि मजिस्ट्रेट ने जब ट्रायल शुरू किया और 60 डेज में ट्रायल कंक्लूड नहीं होता है और एक्यूज कंटिन्यूसली कस्टडी में है, तो आप उस एक्यूज को क्या कर दोगे, रिलीज कर दोगे। ये है 437 का 6। और उसके बाद फिर where no reasonable ground exists for believing that accused is guilty of offense before conclusion of trial and after conclusion of trial and before judgment। आपका ट्रायल पूरा हो गया, विचारण पूरा हो गया, लेकिन जजमेंट नहीं दिया, लेकिन कोर्ट को लगता है कि इसने नॉन बेलेबल ऑफेंस तो नहीं किया है, तो आप उसको रिलीज कर दोगे बेल पे। कौन सी सेक्शन है आपका, 437 का 7। ठीक है, उसके बाद फिर लास्ट है वेयर एक्यूज हैज स्पेंट 1/2 ऑफ द मैक्सिमम पीरियड ऑफ द प्रेस्क्राइब्ड सेंटेंस, जहाँ पे एक्यूज डेथ से पनिशेबल ऑफेंस का लायबल नहीं, गिल्टी नहीं है, और उसने जितना ऑफेंस के लिए पनिशमेंट है उसका 1/2 उसने अंडरगो कर लिया है, 1/2 उसने कोर्ट में जेल में काट लिया है, उसके बाद उसको बेल मिलने का क्या है, राइट है। ये प्रोविजन कहाँ है हमारा 436A में। उसके बाद अब आते हैं हम केसेस पे। अब इंपॉर्टेंट केसेस पे आते हैं। ये बेल के कुछ प्रोविजंस थे जो मैंने आपको बताया, बेल की डेफिनेशन और बेल कब मिलेगी और कौन कौन सीआरपीसी में कौन कौन से प्रोविजंस बेल के बारे में बात करते हैं। अब हम बात करेंगे जो इतनी बेल्स हमने डिस्कस की, बहुत शॉर्ट में की, और डिटेल में पढ़ने के लिए एक और वीडियो लाना पड़ेगा, तो ये बेल बहुत शॉर्ट में थी। अब इसके रिलेटेड कुछ कुछ केसेस डिस्कस करते हैं। फर्स्ट केस है हमारे पास रसिकलाल वर्सेज किशोर। रसिकलाल वर्सेज किशोर, किशोर सन ऑफ खानचंद वाधवानी। ठीक है, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, एससी हेल्ड दैट द राइट टू बेल फॉर बेलेबल ऑफेंस is an absolute and indivisible right and no discretion can be exercised as the words of section 436 are imperative। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि जमानती अपराधों में जो एक्यूज का बेल का राइट है वो एक एब्सोल्यूट और इंडिविजिबल, मतलब एक आत्यांतिक और अनिवार्य अधिकार है, और आप इसमें अपना डिस्क्रिशन यूज कर ही नहीं सकते, आप इसमें अपना डिस्क्रिशन यूज कर ही नहीं सकते। तो कभी कभी क्या होता है, आपको स्टेटमेंट देख के पूछ लेते हैं कि ऐसा कौन से केस में हेल्ड हुआ, कौन से केस में ऐसा डिसाइड हुआ, तो इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरा फिर आ गया हमारा रेगुलर बेल से रिलेटेड क्वेश्चन। ये मोतीराम वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी वाला केस बहुत फेमस है, मोस्टली स्टूडेंट्स को आता ही आता है। तो क्या लिखा है इसमें, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द बेल इज ए प्रोसेस to set a person free who is under arrest or detention by taking security for its presence। ये तो उन्होंने दी डेफिनेशन। और दूसरा बेल इज रूल एंड जेल इज एक्सेप्शन। इंडिया में जो बेल का लॉ है, क्योंकि फंडामेंटल राइट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बेल जो है नियम है, और आपका डिटेंशन जेल जो है आपका एक्सेप्शन है। तो जब तक एक्सेप्शनल केसेस नहीं हो, आपको उस पर्सन को बेल देनी ही देनी है, एज ए जज आपको उस पर्सन को बेल देनी ही देनी है। तो बेल रूल है और डिटेंशन जो है एक्सेप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट केस आ गया हमारे पास। नेक्स्ट केसेस रिलेटेड है कैंसिलेशन ऑफ बेल से रिलेटेड, जमानत का रद्द करना। तो जमानत रद्द करने से रिलेटेड हमारे पास दो प्रोविजन है। एक जो सबको पता है 439 बहुत कॉमन प्रोविजन है, हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट की पावर है कि अगर किसी इंफीरियर कोर्ट ने किसी को जमानत दी है, कंडीशंस लगाई है, तो उन कंडीशंस को चेंज करने का, उस बेल को कैंसिल करने का राइट किसका है, जिस कोर्ट के सामने आपने एप्लीकेशन लगाई थी 437 में। एक तो सेम कोर्ट हो गया जिसने बेल ग्रांट की थी, बेसिकली मजिस्ट्रेट का कोर्ट, और 437 के 5 में तो है मजिस्ट्रेट का कोर्ट, और 439 में जो है आपका वो है आपका हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट। तो दोनों इंपॉर्टेंट है। अगर आपको सेम कोर्ट के सामने लगानी है तो 437(5) में लगाओगे, और अगर आपको अपीलेट कोर्ट मींस हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट के सामने लगानी है कैंसिलेशन के लिए तो 439 में लगाओगे। तो इसका जो केस है आपका राम गोविंद उपाध्याय वर्सेस सुदर्शन सिंह। ठीक है, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, he held that the power of court under section 437(5) of CRPC to cancel bail can be invoked either by the state itself or any aggrieved party or even suo motu। The same was also held in case of Puran versus रामविलास। दो केसेज है 437(5) के कि 437(5) में बेल को कैंसिल करने की एप्लीकेशन कौन लगा सकता है। तो क्या लिखा है इसमें, स्टेट लगा सकता है,
कोई भी एग्रीड पर्सन जो व्यथित व्यक्ति है कि मुझे बेल मिली है और आप उससे परेशान हो, तो आप एप्लीकेशन लगा सकते हो और इवन कोर्ट सो मोटो भी बेल को क्या कर सकता है, कैंसिल कर सकता है। और सेम थिंग 2 केसेस है आपके, राम गोविंद उपाध्याय वाला केस और ऐसा ही सेम केस है आपका पूरन वर्सेज रामविलास वाला केस। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आ गए हम दौलतराम वर्सेज स्टेट ऑफ हरियाणा। और एक जो है आपका ये रिलेटेड है सेक्शन 439 में। सेक्शन 439, ये जो 439 लिखा है सेक्शन 439 से रिलेटेड है। हाईकोर्ट और सेशन कोर्ट की जो पावर है कैंसिलेशन ऑफ बेल के लिए, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि बेल ग्रांट करना और बेल कैंसिल करना 2 अलग अलग थिंग है। आप दोनों को एक ही एंगल से नहीं देखोगे। ग्रांट करना उसका राइट है, आपको ग्रांट करने के लिए थोड़ा अलग अप्रोच रखनी पड़ेगी, और आप कैंसिल कर रहे हो तो आपको सिचुएशन देखनी पड़ेगी। उसके बाद फिर रघुबीर वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार, इस वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, एससी लेट डाउन सरगम सेंसेज वेयर द बेल कैन बी कैंसल। उन परिस्थितियों को बताया जहां पे आप बेल को क्या कर सकते हो, रद्द कर सकते हो, कैंसिल कर सकते हो बेल। ठीक है, तो ये प्रोविजन थे आपके कैंसिलेशन ऑफ बेल से रिलेटेड केसेस। उसके बाद अब 1-2 केसेस है हमारे डिफॉल्ट बेल। डिफॉल्ट बेल में जो 167 के सबसेक्शन 2 के प्रोविजन में जो रिमांड की जब हम बात करते हैं कि 60 दिन और 90 दिन 60 और 90 डेज के बाद अगर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं होता है और उसके बाद एक्यूज अगर बेल देने के लिए तैयार है, तो आप उसको क्या दे दोगे, बेल ग्रांट कर दोगे। अब इसमें क्वेश्चन ये है कि आपकी वो बेल कितने टाइम तक रहेगी। क्या मेरे को 90 डेज के बाद में बेल मिली, उसके बाद और जस्ट 10 डेज के बाद में पुलिस ने चार्जशीट फाइल कर दी, तो क्या 10 डेज के बाद में मेरी बेल ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगी? आंसर इज नो। तो क्या लिखा है इसमें, संजय दत्त वर्सेस स्टेट वाला केस था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला बेल ग्रांटेड अंडर सेक्शन 167 रिमेन्स वैलिड टिल इट इज कैंसल्ड एंड द रिसिप्ट ऑफ चार्जशीट इन द कोर्ट बाय इटसेल्फ इज नो ग्राउंड फॉर कैंसिलेशन ऑफ बेल। ठीक है, तो जब तक आप उसमें ये भी लिखा है सेक्शन में कि डिफॉल्ट बेल जो दे दी है वो बेल वाला जो चैप्टर है उसके पर्पज से आप उसको रेगुलर बेल मानोगे, और जब तक कैंसिलेशन की एप्लीकेशन नहीं लगाओ, दैट मीन्स 437(5) या 439 में जाके जब तक आप उसको कैंसिल नहीं कराओगे वो बेल ऑटोमेटिक कैंसिल नहीं होगी। दैट ऑल्सो मीन्स कि चार्जशीट फाइल होने से बेल ऑटोमेटिक कैंसिल नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद फिर आ गया हमारा एंटिसिपेटरी बेल से रिलेटेड काफी सारे केसेस हैं 438 के बारे में। तो पहला केस है गुरुबख्श सिंह सिब्बा वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। ठीक है, इसमें सुप्रीम कोर्ट लेट डाउन प्रिंसिपल्स इन रेस्पेक्ट ऑफ एंटिसिपेटरी बेल। अग्रिम जमानत देने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जो सिद्धांत होने चाहिए वो लेट डाउन किए। सारे प्रिंसिपल्स हम यहाँ डिस्कस नहीं कर सकते, आप अगर शॉर्ट में याद रखना चाहो तो इतना याद रख सकते हो, और अगर आपको थोड़ा इंटरेस्ट हो तो आप सर्च करोगे तो आपको इजीली मिल जाएगा। उसके बाद एक और केस है हमारा सुशीला अग्रवाल वर्सेज स्टेट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली। इस केस में ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बोला सुप्रीम कोर्ट ने, द प्रोटेक्शन ग्रांटेड टू ए पर्सन अंडर सेक्शन 438 शुड नॉट इनवेरिएबली बी लिमिटेड टू ए फिक्स टाइम, शुड बी इन फेवर ऑफ एक्यूज विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन ऑन टाइम। 438 में जो किसी व्यक्ति को दिया गया संरक्षण निरपराध रूप से एक निश्चित समय अवधि तक सीमित नहीं होना चाहिए और समय पर बिना किसी प्रतिबंध के अभियुक्त के पक्ष में होना चाहिए। अब इसका सिंपल सा मीनिंग क्या है, अगर मैंने किसी केस में एंटिसिपेटरी बेल ली, ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि कोई मेरे अगेंस्ट नॉन बेलेबल ऑफेंस में एफआईआर कराएगा और फिर मैं अरेस्ट हो जाऊंगी, तो अगर मुझे एक बार बेल मिल गई है 438 की, तो क्वेश्चन है कि उसका पीरियड कितना है। तो उसका पीरियड कितना है, तो इसमें जो है आप उसके लिए टाइम सेट नहीं कर सकते, इनवेरिएबली लिमिटेड टू अ फिक्स टाइम, एक टाइम फिक्स नहीं कर सकते। जनरल रूल ये है कि जब तक ट्रायल कंप्लीट नहीं होता तब तक एंटिसिपेटरी बेल कंटिन्यूसली रहेगी, तो कोई रेस्ट्रिक्शन इंपोज नहीं कर सकते कि यहाँ तक रहेगी, इतने पीरियड तक रहेगी। तो एंटिसिपेटरी बेल एक बार मिल गई है, एक्सेप्शनल केसेस हो तो डिफरेंट थिंग है, बाकी जो एक बार बेल मिल गई है वो जब तक रहेगी जब तक ट्रायल कंप्लीट नहीं हो जाता, आप उस पर टाइम सेट नहीं कर सकते। उसके बाद नेक्स्ट एंटिसिपेटरी बेल का केस डॉक्टर राजेश प्रताप गिरी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अगेन जो लास्ट केस में हमने डिस्कस किया था वही बात कि as reiterated that anticipatory bail once granted does not automatically end on filing of चार्जशीट। अगर एक बार जमानत एंटिसिपेटरी बेल मिल गई
अब चार्जशीट फाइल हो रही है, ट्रायल चालू हो रहा है, कोर्ट चार्ज फ्रेम कर रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिकली बेल कैंसिल नहीं होगी। ये भी 438 का केस। उसके बाद ये भी एक इंपॉर्टेंट केस है, सिद्धाराम सतीलिंगप्पा मैत्रे वर्सेज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। ठीक है, इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट ने स्कोप एंड एम्बिट ऑफ एंटीसिपेटरी बेल, जो एंटीसिपेटरी बेल है, अग्रिम जमानत का स्कोप क्या है और उसका दायरा कितना है, इसको फिक्स किया। और उसके बाद इसमें 3-4 रूल्स बताए आपका। फर्स्ट क्या है, 438 इज वन इज टू बी इंटरप्रेटेड इन लाइट ऑफ आर्टिकल 21 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जब भी आप 438 को सुनो एज ए जज, एज ए कोर्ट, जब आप 438 की कोई एप्लीकेशन डिसाइड करो तो आपको याद रखना है कि लिबर्टी इज मोस्ट इंपोर्टेंट फंडामेंटल राइट ऑफ एन एक्यूज। तो आर्टिकल 21 की लाइट में आपको इसको देखना है। ठीक है। सेकंड, अंडर सेक्शन 438, order under section 438 would not affect the right to police to conduct investigation। मेरे को एंटीसिपेटरी बेल मिल गई है, इसका मतलब ये नहीं है कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगी। पुलिस का इन्वेस्टिगेशन करने का जो राइट है उस पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। देखो, एंटीसिपेटरी बेल के लिए 2-4 चीजें हमने पढ़ी। एक, एंटीसिपेटरी बेल जो है एक बार आपने ग्रांट कर दी, आप उसको टाइम बाउंड नहीं कर सकते, आप उसको रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते, एक बार दे दी तो वो चलती रहेगी। और इसी तरह का केस है ये जो आपका केस है सिद्धाराम वाला केस, इसमें आर्टिकल 21 के लाइट में आपको उसको देखना है। दूसरा, जो पुलिस का इन्वेस्टिगेशन का जो राइट है उसको इफेक्ट नहीं करेगा। और तीसरा, कंडीशंस मेंशन इन सेक्शन 437 कैन नॉट बी रीड विद 438। देखो, 437 में चैप्टर्स दे रखे हैं, 437 में सब सेक्शन 3 में कि चैप्टर 6, 16 और 17 में कोई पर्सन ऑफेंडर है या कोई प्रीवियसली कन्विक्टेड पर्सन है, तो उसको जब आप नॉन अवेलेबल में बेल ग्रांट कर रहे हो तो कंडीशंस इंपोज करोगे। तो 437 की कंडीशंस अलग है और 438 की कंडीशंस अलग होगी, दोनों को साथ साथ कनेक्ट नहीं करना है। कंडीशंस मेंशन इन 437 कैन नॉट बी रेड विद 438, दोनों को साथ साथ नहीं पढ़ना है, वो कंडीशंस अलग है और ये कंडीशंस अलग है। ठीक है। उसके बाद फिर आ गया हमारा फिर अदर केसेस। ये बेल से रिलेटेड कुछ कुछ जनरल केसेस है जिसमें किसी में गाइडलाइन आ रही है, किसी में राइट्स आ रहे हैं, तो ये कुछ कुछ चीजें बेल से रिलेटेड आ रही है। तो फर्स्ट केस है हमारा अनिल कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली। इसमें इसमें कोर्ट ने क्या बोला, रिलेवेंट कंसिडरेशन फॉर ग्रांट ऑफ बेल। अगर आप किसी को बेल ग्रांट कर रहे हो तो कौन कौन से फैक्टर्स है, कौन कौन से ऐसी बातें हो सकती है जिनको आपको एज ए जज क्या करना है, कंसिडर करना है। ठीक है। अब ये जो कौन कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं, ये कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं कि जब आप एज ए कोर्ट बेल ग्रांट कर रहे हो तो कौन कौन से फैक्टर आपको देखने चाहिए। पहला, नेचर एंड ग्रेविटी ऑफ चार्ज, नेचर एंड ग्रेविटी ऑफ चार्ज, सिवियरिटी ऑफ पनिशमेंट एंड विच द कन्विक्शन विल एंटेल। आपने उस पर्सन ने किस नेचर का ऑफेंस किया है, उसके लिए पनिशमेंट क्या है, और अगर कन्विक्शन होगा तो पनिशमेंट किस एक्सटेंट तक जा सकता है, ये देखना है आपको बेल ग्रांट करते टाइम। दूसरा, द डेंजर और लाइकलीहुड ऑफ द अक्यूज पर्सन्स एब्सकॉन्डिंग इफ ही इज रिलीज्ड। अगर आप एक्यूज को बेल देते हो एज ए कोर्ट, अगर आप एक्यूज को बेल देते हो तो कितने पॉसिबिलिटी है कि ही वुड फ्ली फ्रॉम जस्टिस, कि वो भाग जाएगा, वो एब्सकॉन्ड हो जाएगा, कितनी पॉसिबिलिटी है। अगर बहुत पॉसिबिलिटी है कि वो भाग जाएगा तो बेल मत ग्रांट करो। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं, इज अवेलेबल, आ जाएगा, जब बुलाओगे तब आ जाएगा, तब आप उसको क्या ग्रांट कर दो, बेल। फिर कैरेक्टर, बिहेवियर, मीन्स, पोजिशन एंड स्टैंडिंग ऑफ द एक्यूज। जब हम बात करते हैं ना कि एक्यूज का कैरेक्टर क्या है, उसका प्रीवियस रिकॉर्ड क्या है, उसके एंटीसीडेंट्स क्या है, उसकी सोसाइटी में स्टेटस क्या है, उसका अर्निंग वर्निंग करने का सोर्स क्या है, किन लोगों के साथ वो रहता है, तो ये सारी चीजें भी आपको कंसिडर करनी है बेल ग्रांट करते टाइम। लाइकलीहुड ऑफ ऑफेंस बीइंग रिपीटेड, कितनी पॉसिबिलिटी है कि आप उसको बेल दोगे और वो बाहर जाके फिर अगेन वही ऑफेंस करेगा। अगर इस बात की पॉसिबिलिटी है कि आज आप छोड़ोगे कल फिर ऑफेंस करेगा तो बेल मत ग्रांट करो, और अगर ऐसा नहीं है तो बेल ग्रांट आपको करनी है। फिर आ गया रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ विटनेस बीइंग टेम्पर्ड। क्या एक्यूज इस लेवल का पर्सन है या इतना ऐसी कैटेगरी का पर्सन है कि अगर वो विटनेसेस को टेम्पर कर सकता है। टेम्पर करने का मतलब छेड़छाड़ कर सकता है, खरीद सकता है, धमका सकता है, उनको कोई लालच दे सकता है। अगर ऐसी कोई पॉसिबिलिटी है तो बेसिकली केस इंपॉर्टेंट है हमारा अनिल कुमार वाला। किस सेंस में कि कोर्ट ने बताया एज ए कोर्ट, जस्ट गाइडलाइंस टाइप है कि आप जब बेल ग्रांट कर रहे हो
तो आपको क्या देखना है, ऑफेंस कैसा है, उसका नेचर कैसा है, कन्विक्शन होगा तो कितना पनिशमेंट हो सकता है, उसके प्रीवियस रिकॉर्ड्स क्या है, उसका कैरेक्टर क्या है, भागने की कितनी पॉसिबिलिटी है, मतलब फ्ली फ्रॉम जस्टिस, आपका एब्सकॉन्ड होने की कितनी पॉसिबिलिटी है, टेम्पर करने की, विटनेसेस और को छेड़ने की, खरीदने की कितनी पॉसिबिलिटी है, और या फिर उसके रिकॉर्ड्स क्या है, ये सारी चीजें आपको कंसिडर करनी है एज पर दिस केस। उसके बाद नेक्स्ट केस है हमारा स्टेट ऑफ झारखंड वर्सेस सलाउद्दीन खान। इस केस में कोर्ट ने क्या बोला, कंपनसेशन टू विक्टिम, compensation to victim cannot be a ground to release the accused on bail, and only the parameter given in section 439 has to be considered while granting the bail। अब ये कहां से चीज आ गई, अब एक एक्यूज है, वो क्या बोल रहा है कि मैं विक्टिम को बेल कंपनसेशन देने के लिए रेडी हूँ, मैं विक्टिम को कंपनसेशन देने के लिए रेडी हूँ, बस आप मुझे बेल दे दो। तो ये कोई कंडीशन नहीं है कि वो कंपनसेशन देने के लिए, इंटरिम कंपनसेशन देने के लिए रेडी है, वो अंतरिम प्रतिकर देने के लिए रेडी है और हम उसको बेल दे दें, तो ये बेल का ग्राउंड नहीं है। आपको 439 और 437 को ही कंसिडर करना है, उसके बाद ही आपको बेल ग्रांट करनी है। ठीक है, उसके बाद फिर ये आपको सबको पता होगा, अर्णब मनोरंजन गोस्वामी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। ठीक है, काफी फेमस केस था और आई थिंक आप लोगों को पता होगा कि आइडिया होगा आपको इस बार केस के बारे में। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, एससी हेल्ड दैट हाई कोर्ट कैन ग्रांट बेल इवन इन ए रिट पिटिशन अंडर आर्टिकल 226 इन अप्रोप्रिएट केस। ठीक है, देखो जनरली जब हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं, आर्टिकल 226 और 227 में जो रिट जुडिक्शन है हाई कोर्ट के, उसमें कभी ऐसा नहीं हुआ कि हाई कोर्ट बेल ग्रांट कर सकता है। लेकिन इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि हाई कोर्ट जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशन में आर्टिकल 226 में भी क्या कर सकता है, बेल ग्रांट कर सकता है। आर्टिकल 226 में भी क्या ग्रांट कर सकता है, बेल ग्रांट कर सकता है। लेकिन आगे उन्होंने ये भी बोला कि इस पावर को यूज जो है सोच समझ के करना है, ऐसा नहीं हर केस में आप जो है, नहीं तो 226 में बेल की लाइन लग जाएगी। तो कर सकते हो, आपका पावर है। ठीक है, उसके बाद फिर हमारा नेक्स्ट केस आया सत्येंद्र कुमार एंटिल वर्सेस सीबीआई। ठीक है, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या इशू की, सुप्रीम कोर्ट इशूड गाइडलाइंस ऑन द एस्पेक्ट ऑफ ग्रांट ऑफ बेल टू एक्यूज हु आर नॉट अरेस्टेड ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन ऑन चार्जशीट बीइंग फाइल्ड, द रिक्विजिट कंडीशन फॉर द गाइडलाइंस टू अप्लाई आर। ये भी इंपॉर्टेंट केस है कि कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपने पूरे इन्वेस्टिगेशन में एक्यूज को अरेस्ट ही नहीं किया, पूरे इन्वेस्टिगेशन में एक्यूज को अरेस्ट नहीं किया, चार्जशीट फाइल हो गई फिर भी अरेस्ट नहीं किया। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ऐसा पॉसिबल है, आप कर सकते हो। अगर एक्यूज जो है, एक्यूज का आपने पूरे इन्वेस्टिगेशन में अरेस्ट नहीं किया है, चार्जशीट फाइल होने के बाद भी अरेस्ट नहीं किया, लेकिन इसकी जो बेसिक कंडीशंस है, ये आपकी 2 कंडीशंस है। कौन कौन सी कंडीशंस है, नॉट अरेस्टेड ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, पहला तो आपने उसको अरेस्ट ही नहीं किया इन्वेस्टिगेशन में, और कोऑपरेटेड थ्रू आउट इन द इन्वेस्टिगेशन इंक्लूडिंग अपीयरिंग बिफोर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर व्हेनेवर कॉल। आपका पूरे इन्वेस्टिगेशन में आपने उसको अरेस्ट नहीं किया, लेकिन जब जब इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने उसको बुलाया तब वो आया, मतलब उसने कोऑपरेट किया, जब आपको बुलाया तब वो पर्सन आया, तब आप उसको अरेस्ट करने की क्या है, जरूरत नहीं है। और इसी केस में इंपॉर्टेंट केस है आपका, इसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने ऑफेंसेज की कैटेगरीज बनाई, ऑफेंसेज की कैटेगरीज ABCD कैटेगरीज बनाई। इकोनॉमिक ऑफेंसेज हो गए, 7 साल तक के ऑफेंस हो गए, 7 साल से ज्यादा, डेथ और एलआई वाले ऑफेंसेज हो गए, या फिर स्पेशल लॉ के ऑफेंसेज हो गए। तो उसमें आपको कब बेल ग्रांट करनी है और कब बेल ग्रांट नहीं करनी है, ठीक है, और कब आप उसको बिना अरेस्ट किए भी इन्वेस्टिगेशन कर सकते हो। इंपॉर्टेंट केस है, इस केस को थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, तो आज का हमारा वीडियो जो है कंप्लीट हुआ, बेल के बारे में थोड़ा बहुत जो है मैंने आपको बताने की कोशिश की। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और नेक्स्ट किसी टॉपिक पे अगर आपको लगता है कि मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर सकती हूँ तो जरूर आप कमेंट में लिख सकते हो कि नेक्स्ट किस टॉपिक पे आप जो है कोई वीडियो चाहते हो। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।